हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल का नाम है चंदन केसरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें। अगर बायोलॉजी आपको अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, तो हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड एक बार वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, एक बार अगर देखते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आया तो भाई क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार तो वीडियो देखिए ज़रूर। ठीक है, अगर इससे आपको फ़ायदा होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। आपको ऐसे फ्री की क्लासेस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जो है आज वीडियो नंबर 10 में बात करने वाले हैं। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। उससे पहले लगातार वीडियो लगातार चलती जा रही है, लेकिन रिवीजन जो है धीरे धीरे नहीं हो पा रहा है। तो एक बार में जो है देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि पौधों में लैंगिक जनन, किसके बारे में बात करेंगे भाई? पौधों के जनन के बारे में हमने बताया था कि जो ये जनन क्या होता है, जो सभी के सभी जीवधारी होते हैं, सभी के सभी जो पौधे होते होंगे। जीवधारी के बारे में हमने लिखाया था कि सभी जीवधारी जो है अपनी पीढ़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए या अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखने के लिए लगातार जनन की प्रक्रिया करते रहते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती थी भाई? जनन। वीडियो नंबर 1 में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। जनन को हमने बांट दिया था। ठीक है, जनन को हमने 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में बांट दिया था। नाम था आपका वर्धी जनन। ठीक है, दूसरे नंबर पे था आपका अलैंगिक जनन। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका क्या है भाई? लैंगिक जनन। तो आप जो है पिछली वाली वीडियो में सारी बातें आप देख सकते हैं कि वर्धी जनन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल से मैंने सारी चीज़ें समझाया है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, विद एग्जाम्पल समझाया है। कितने प्रकार के होते हैं, किसमें होता है, कैसे होता है, सारी बातें बता रखे हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो बना रखे हैं। लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन में आपको पढ़ाई रहा हूँ लगातार। ठीक है, अगर लैंगिक जनन के बारे में अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन के लिए जो है, लैंगिक जनन जो होता है, हमने कहा था कि लैंगिक जनन के लिए कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, एक भी हो सकते हैं कि पौधे में है तो पौधे में तो 1 लोग हो सकते हैं। ठीक है, 2 लोगों का वैसे मस्ट होता है लैंगिक जनन के लिए। ठीक है, और इसमें हम इसको बांटे थे, हम लोग जो लैंगिक जनन को बांटे थे 3 अवस्थाओं में बांटे थे, या 3 इवेंट में बांटे थे, घटनाओं में बांटे थे। हमने कहा था कि सबसे पहले आप बीच में क्या लिखने वाले थे? हम लोग लिखने वाले थे निषेचन। क्या होता था? निषेचन। तो निषेचन के बारे में आप जो है पिछली वीडियो में देख सकते हैं। निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं। जब मिलते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन से पहले वाली भी हो, तो निषेचन से पहले भी तो कुछ ना कुछ घटनाएं होती होंगी। हमने अपने आपको बांटा था, इसे कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। हमने देखिए बांटा होगा, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन के बाद भी तो घटनाएं होती होंगी, जिसे हम लोग कहते थे भाई निषेचन पश्चात घटनाएं। क्या बोलते थे? निषेचन पश्चात घटनाएं बोलते थे। इसे फर्टिलाइजेशन, इसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जो है पूर्व निषेचन की घटनाओं के बारे में हम लोग बात किए थे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे युग्मक जनन। क्या पढ़े थे बेटा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। युग्मक एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण, सारी बातें पढ़े थे हम लोग। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ा था कि युग्मकों का अस्थानांतरण। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें भाई? युग्मकों का अस्थानांतरण। ठीक है, हम लोग अभी फ़िलहाल में यहीं तक पहुँचे हैं। युग्मकों के बारे में बात करें, युग्मक जनन के बारे में बात करें तो युग्मक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चूँकि पादप के बारे में बात हो रही है
तो नर युग्मक को क्या बोलते थे? परागकण। आप वीडियो में देख सकते हैं परागकण का निर्माण, सारी चीज़ें। परागकण और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु या अंडप। क्या बोलते हैं? अंडप कहते हैं। परागण का दूसरा नाम क्या था भाई? इसका था लघु बीजाणु। क्या नाम था? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु जनन हमने पढ़ा था। लघु बीजाणु जनन यानी कि परागकण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। इसमें मैंने एक चीज़ और पढ़ा था, यहाँ पे ये पढ़ा था कि लघु बीजाणु जनन, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लघु बीजाणु धानी, ठीक है, का निर्माण। बात समझ में आ गया? लघु बीजाणु जनन पढ़ा, लघु बीजाणु धानी का निर्माण पढ़ा, और इसमें एक चीज़ और हमने पढ़ा नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद भेद पढ़ा हम लोगों ने। यानी क्या पढ़ा भाई हम लोगों ने? पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। यानी लघु बीजाणु या परागकण के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बातें की थी, ठीक है। ये तो रहा भाई नर युग्मक के बारे में। युग्मक के बारे में बात करें तो ये नर युग्मक हो गया, ये मादा युग्मक हुआ। ये सारी बातें हम लोगों ने मादा युग्मकोद्भिद के बारे में भी पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे अंडप के केस में, यहाँ पे परागकण के केस में यहाँ पे क्या होता था? लघु बीजाणु जनन था, तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ बीजाणु जनन, ठीक है, दीर्घ बीजाणु जनन। और दूसरे नंबर पे आपका क्या है? लघु बीजाणु धानी, तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ बीजाणु धानी। यहाँ पे नर युग्मकोद्भिद है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मादा युग्मकोद्भिद हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने पूरी वीडियो में पढ़ डाला है क्या होता है, कैसे होता है। आज की क्लास जो है अगले स्टेप में चलते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं युग्मकों का स्थानांतरण, ठीक है। क्योंकि जब नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, आपस में मिलेंगे यानी एक दूसरे के पास आएंगे, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या? युग्मकों का स्थानांतरण। तो आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं युग्मकों का स्थानांतरण। क्या पढ़ने वाले हैं? युग्मकों का स्थानांतरण। और जब नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है तो वही क्रिया, चाहे युग्मकों का स्थानांतरण कह लीजिए, चाहे इसी क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? परागण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परागण कहते हैं। परागण को इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे इसकी इंग्लिश हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी के बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ परागकण के बारे में, या परागकण नहीं बेटा, परागण के बारे में। इंग्लिश में मिटा दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस क्योंकि कम है, ठीक है। परागण के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, परागण क्या होता है। परागण वह क्रिया होती है या वह प्रक्रिया होती है जिसमें पुष्प के नर भाग परागकोश से परागकण निकलकर, ठीक है, या तो स्वयं या तो किसी माध्यम के द्वारा उसी पुष्प पर, ठीक है, या फिर किसी अन्य, ठीक है, उसी पौधे की प्रजाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? परागण कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, वो लिखने वाला हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे परागण की क्रिया के बारे में। चलिए भाई, ये मैं आपको बना देता हूँ एक पौधा है ये, ठीक है। इसमें ये सब इसकी पत्तियाँ निकली हुई हैं, ठीक है। इसकी क्या है भाई? पत्तियाँ हैं, ठीक है। ये इसकी पत्तियाँ हैं, ठीक है, ये इसकी पत्तियाँ हैं। क्लियर हुआ? ये आपके भाई हम इसको पत्तियाँ कह दे रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ये मैं आप समझ लीजिएगा, ये क्या है भाई? ये पुष्प है। क्या है? पुष्प है, ठीक।
एक पुष्प मैं यहाँ पर भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन मत करिएगा, बस समझ लीजिएगा कि ये पुष्प है। इधर भी एक पुष्प बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी पुष्प है, ये आपका कैसा है, ये भी आपका पुष्प है, ये भी आपका पुष्प है, ठीक है। एक पौधा और बनाते हैं, ये और ये पुष्प कैसा है, इसको हम कह रहे हैं द्विलिंगी पुष्प। क्या बोलेंगे इसको भाई, द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता रखा है। द्विलिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों उपस्थित होता है, ठीक। एक पुष्प और बना देते हैं। एक अलग पौधा लिए, एक ही आप प्रजाति सेम है। ये प्रजाति जो इसकी प्रजाति है वो इसकी प्रजाति है। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि एक आम का पेड़ है तो दूसरा आम का ही पेड़ होना चाहिए, ठीक है। एक अमरूद का है तो दूसरा भी अमरूद का ही पेड़ होना चाहिए, ठीक है। सेम प्रजाति होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद आपका ये रहा भाई पुष्प, पौधियाँ, पत्तियाँ। इसके बाद भी ये पत्तियाँ हो गई, ये भी पत्तियाँ हो गई, ये इसके पुष्प हो गए। चलिए इसको भी मैंने एक पुष्प बना दिया इसका। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 पौधे हो गए हैं, ठीक है। ठीक बेटा, ठीक। तो ये इस तरह से हो गया। यह अभी कैसा है, द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है भाई, द्विलिंगी पुष्प है। समझ में आ गया, ध्यान सुनिएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था, गुड़हल वाला पुष्प दिखाए थे, उसमें परागकोश थे, ठीक है। हम कह सकते हैं इस पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प में, इसमें आपका परागकण भी बनेगा, इसी में आपका वर्तिकाग्र भी होगा, जायांग वाला भी भाग होगा। तो इसमें से क्या निकलेगा, यह क्या निकला भाई, परागकण। क्या निकला, परागकण निकला। समझ में आ गया, परागकण निकला। और उसी पुष्प के किसके पहुंच गया भाई, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, है ना। ये कहाँ से निकला, तो परागकोश। कहाँ से निकला भाई, परागकोश से क्या निकला, परागकण निकला। कहाँ पे पहुंचा, वर्तिकाग्र पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा भाई, वर्तिकाग्र पर पहुंचा। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस है, ये परागकण निकले उसी पुष्प से न होकर के उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के कहाँ पहुंच गए भाई, वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, ठीक। वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। ये जो यहाँ उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात मैंने बताना भूल गए कि यहाँ पे या तो ये स्वयं जाता है, भाई दूसरे पुष्प के दूसरे पौधे के पास जाना होगा तो किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो मैं कह दे रहा हूँ कि किसी माध्यम के द्वारा जाएगा। ये किसके द्वारा जाएगा, माध्यम के द्वारा। तो माध्यम को हम लोग आगे वाले भाग में बांटेंगे कि कौन सा जो होता है जैविक घटक होते हैं, एक अजैविक घटक होते हैं। तो ये माध्यम होता है, जैविक माध्यम होता है और अजैविक। जैविक माने होता है जीवित, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कीट के द्वारा जा सकता है, घोंघा के द्वारा जा सकता है, हाथी के द्वारा जा सकता है, पक्षियों के द्वारा जा सकता है। तो ये आपका क्या कहलाता है भाई, परागण माध्यम कहलाता है, जो कि अजैविक माध्यम में, सॉरी जैविक माध्यम में। और अजैविक माध्यम में आपका जल हो सकता है, वायु हो सकता है। क्या ये जिंदा है, लेकिन नहीं, फिर भी इसके द्वारा भी जा सकता है। वो कुछ चूँकि आगे बांटेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पे परागण, वह प्रक्रिया है जिसमें, परागण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से
परागकण, परागकण को ही पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन पिछली क्लास में पढ़ा रखे हैं। परागकण निकल कर, क्या करके भाई, निकल कर स्वयं या किसी माध्यम के द्वारा उसी पुष्प या उसी पौधे की प्रजाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। बात समझ में आ गया बच्चे? आपका देख रहे हैं हमने क्या लिखा, हमने आप लोग को बताया था कि जब किसी एक पौधे के एक पुष्प से जब किसी एक पौधे के, और बड़ा हो रहा है भाई, ध्यान से सुनो, जब किसी एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी भाई? परागण कहलाएगी। वही मैंने लिखा, देखिए, परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर स्वयं या तो अपने आप जाएगा या किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम में मैंने आपको बताया ना, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कीट हो सकता है, माध्यम के द्वारा उसी पुष्प पर या फिर उसी पौधे की उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागण कहलाती है। बात समझ में आ गया भाई? तो हम लोग कह सकते हैं कि माध्यमों के आधार पर पुष्प जो है परागण कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो हम कह सकते हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं। मैं पढ़ाने वाला हूं आपको परागण के प्रकार। क्या पढ़ाने वाला हूं भाई? परागण के प्रकार। परागण जो होता है माध्यम के आधार पर, जैसे कि या तो स्वयं पहुंचेगा या तो किसी और के द्वारा पहुंचेगा, ठीक है। परागण के प्रकार, परागण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण। क्या होता है भाई? स्वपरागण होता है। दूसरा होता है परपरागण। क्या होता है? परपरागण। स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। परागण 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक स्वपरागण, एक है परपरागण, ठीक है। स्वपरागण के बारे में वो बात कर देख लीजिए, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? स्वपरागण कहलाती है। इसको लिखने वाले हैं हम, ध्यान सुनिएगा। ये आपका क्या पढ़ने वाले हैं हम? ये आपका हो गया
स्वपरागण। क्या हो जाएगा? स्वपरागण। इसको लिखते हैं। जब किसी पुष्प के ऐसा लिखते हैं, जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकोश, क्या भाई? परागकोश से परागकण निकलकर, क्या करके भाई? निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्वयं पहुँचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को? स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के, है ना, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी भाई? स्वपरागण कहलाती है। बात समझ में आ गया? मिट गया आपका। अब आप पढ़ने वाले हैं स्वपरागण के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? स्वपरागण के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? स्वपरागण के प्रकार। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो परागकण है, ठीक है, उसी पुष्प के परागकण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे या फिर किसी अन्य पौधे के किसी अन्य पुष्प पर चले जाएंगे। तो कहलाएगा क्या चीज़ भाई? ठीक है, वो अभी स्वपरागण कहलाता था। तो स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण कह सकते हैं यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं निमीलिता या निमीलता। क्या बोलते हैं? निमीलता बोलते हैं। दूसरे नंबर पे होता है सजात पुष्पी परागण। एक होता है सजात पुष्पी परागण। क्या होता है? सजात पुष्पी परागण। इंग्लिश के बारे में बात करें तो ज़्यादातर आपको हिंदी में इंग्लिश वाला जो बोल करके हिंदी में लिख करके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, निमिलता को कहते हैं क्लिस्टोगैमी। क्या बोल, क्या आपका हो गया? क्लिस्टोगैमी। दूसरे नंबर पे आता है आपका जिटैनोगैमी। क्या आता है भाई? एक होता है क्लिस्टोगैमी और एक होता है आपका जिटैनोगैमी। जैसा कि मैंने बताया, अगर इसी एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के ना वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। चलिए भाई देखते हैं। पहला मैं लिखने वाला हूँ निमिलिता। क्या लिखने वाला हूँ? निमिलता। ठीक है, निमिलता। देखते हैं यहाँ पे, जब
किसी पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, क्या करके भाई, निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, या पहुंचने की प्रक्रिया, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो यह प्रक्रिया निमिलिता या निमिलता कहलाती है। क्या कहलाती है? निमिलता कहलाती है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह जो पुष्प होते हैं, ये बाहर से बंद होते हैं, पूरी तरह से बंद होते हैं, ठीक है। जब परागकोश में स्फुटन होता है, परागकोश फट जाता है, तो परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ गया? वो लिखिएगा। इस परागण या ऐसा लिखिए, यह परागण उन पुष्पों में होता है जो बंद होते हैं। कैसे होते हैं भाई? बंद होते हैं। इस में परागकोश फट जाता है। क्या हो जाता है भाई? फट जाता है, जिससे परागकण, ठीक है, क्या भाई? परागकण, ठीक है, परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ठीक, अब जो है हम इसके उदाहरण के बारे में बात करें। चूँकि मैंने लिखाया नहीं बेटा कि आपका स्वपरागण का कौन सा उदाहरण है, क्या है, कैसे है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप यहाँ पे उसको याद कर लीजिएगा। स्वपरागण के बारे में जब भी बात होगी तो इन उदाहरणों को उनमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है मूंगफली। क्या आता है भाई? आपका गुल मेहंदी। क्या आता है? गुल मेहंदी। इसके बाद एग्जाम्पल आएगा आपका खट्टी बूटी। क्या होता है भाई? खट्टी बूटी। ये सब एग्जाम्पल आएंगे किसमें? निमिलता में। निमिलता एक स्वपरागण की प्रक्रिया है, ठीक है, या प्रकार। दूसरी प्रक्रिया पढ़ते हैं, इसको हम कह रहे हैं क्या भाई? सजात पुष्पी परागण। इस प्रक्रिया में क्या होता है? जब किसी पौधे के एक पुष्प से परागकण निकल करके उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है भाई? जिटैनोगैमी या सजात पुष्पी परागण। ध्यान से सुनिएगा, लिखते रहिए भाई। जब किसी पौधे के एक पुष्प के
परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाता है तो यह सजात पुष्पी स्वपरागण लिख दे रहे हैं, स्वपरागण कहलाता या कहलाती है, कहलाता है। सबको समझ में आ गया? ये जो पुष्प होते हैं, ठीक है, ये जो परागण की क्रिया होती है इसमें पर परागण होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पुष्प है, एक ही पौधा है, उसके पुष्प है, एक पुष्प नीचे लगा हुआ है, एक पुष्प ऊपर लगा हुआ है, तो ऊपर से परागकण जब छिटकता है तो उसी जो है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ठीक है। इसमें मैं एक लाइन और लिख देता हूं, इसमें पर परागण भी हो सकता है, लेकिन जो इसके पहले वाला में निमिलता पड़े उसमें पर परागण के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। बात समझ में आ गया? इसमें बाकी चीज़ें मैं जो आपको बता चुका हूँ, इसके ज़्यादा लिखना उठना कुछ। चलिए इसके भी उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। उदाहरण है, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ अधिकांश द्विलिंगी पौधे या पुष्पों में ऐसा होता है, पुष्पों में ऐसा होता है, सजात पुष्पी परागण होता है। बात समझ में आ गई? सुनिएगा, अब आप बात करने वाले हैं पर परागण के बारे में। पर परागण, इसको क्या बोलते हैं भाई? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। पर परागण क्या होता है मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है, फिर बताता हूँ। जब किसी एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी माध्यम के द्वारा, ठीक है, किसी माध्यम के द्वारा उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पर परागण कहलाएगी। बात समझ में आ गया? लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पे, जब किसी एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे के किसी
पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। समझ में आ गया सबको? जब किसी एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी प्रजाति के, ठीक है, के किसी अन्य पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने, अन्य पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। समझ में आ गया सबको? देखिए, एक बात आपने लिखा है, पर किसी माध्यम के द्वारा पहुँचने की प्रक्रिया पर परागण कहलाती। क्या कहलाती है भाई? पर परागण कहलाती है। समझ में आ गया सबको? पर परागण के प्रकार। क्या भाई? पर परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान से देखिएगा। विभिन्न माध्यमों के आधार, किसके भाई? आधार पर, विभिन्न माध्यमों के आधार पर परागण, ठीक है, निम्न लिखित प्रकार के होते हैं। बात समझ रहे ना? तो देखते हैं भाई, हम इसको दो भागों में बांट दे रहे हैं पहले, ठीक है। एजेंट के प्रकार के बारे में क्या बात करें, पहले इसके बारे में बात करते हैं। पर प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, दो प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के होते हैं। आपका मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन से प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है वायवीय या वायु परागण, वायु पर परागण। क्या हो गया? वायु पर परागण हो गया। दूसरा हो गया जल पर परागण। क्या हो गया? जल पर परागण। तीसरा क्या हो गया? कीट पर परागण। ठीक। चौथा क्या हो गया? पक्षी पर परागण। ठीक है। होते तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि घोंघा पर परागण, हाथी पर परागण, ठीक है, अनेक प्रकार के कह सकते हैं पर परागण होते हैं। एक और भी पढ़ेंगे हम लोग एक्स्ट्रा, कृत्रिम पर परागण, जिसमें ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो इतने सारे हैं परागण जिनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे, आपने लिखा ना माध्यमों के आधार पर, माध्यम पढ़े ना, तो माध्यम को हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, माध्यम जो होता है, ठीक है, जिसके द्वारा परागकण जो होता है वह वर्तिकाग्र पर जाएगा। दूसरे पौधे पर जाना पड़ेगा तो भाई दूरी पे जाना पड़ेगा, दूरी पे जाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्प ली जाएगी। माध्यम के बारे में बात करें तो माध्यम को दो भागों में बांटा जा सकता है। बात समझ में आ गया? कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, दो भागों में। ठीक, दो भागों में। एक को कह सकते हैं अजैविक, ठीक है, एक को क्या कहेंगे? अजैविक। दूसरा क्या हो जाएगा भाई आपका? जैविक।
क्या हो जाएगा? अजैविक। अजैविक माने जो जिंदा नहीं हो, ठीक है। जैसे इसमें आपका आएगा वायु आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा आपका क्या? जल। क्योंकि होता और भी है, लेकिन मैं आपको केवल आपके जो सिलेबस में उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैविक वाले में आ जाइए, तो जैविक वाले में आपका आएगा क्या आएगा भाई? कीट आएगा। कीट के बाद आपका कौन आएगा? पक्षी आएगा। पक्षी के बाद आपका कौन आएगा? पक्षी के बाद आपका आएगा घोंघा। क्या आएगा भाई? घोंघा आएगा। इसके बाद आपका कौन आएगा? हाथी आएगा। हाथी के बाद कौन आएगा आपका? मनुष्य भी तो हो सकता है, जिसको मैंने अभी क्या कहा था? आर्टिफिशियल कहा था ना। तो इतने सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा, ठीक है, ये वाली संरचना मैंने आप लोग को पहले भी बना रखी थी ना, ये वाली संरचना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे कि ये जो है परागकोश है या नर वाला भाग है, इसको बोलते थे हम लोग वर्तिकाग्र, ठीक है। आप पिछले वाली क्लासेस में वीडियो जो है आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से मैंने बना रखा है। यहाँ स्फुटन होता था, यहाँ से जो परागकण हैं ये यहाँ से उड़ करके यहाँ चले जाते थे, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते थे। तो ये किसी माध्यम के द्वारा पहुँचते थे। किसके द्वारा पहुँचते थे? माध्यम के द्वारा पहुँचते थे। माध्यम में क्या क्या हो सकता है? वायु हो सकती है, जल परागण हो सकता है, कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, घोंघा हो सकता है, हाथी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके आधार पर परागण कई प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। वायु परागण क्या होता है, जल परागण क्या होता है, कीट परागण क्या होता है, पक्षी परागण क्या होता है, क्योंकि यही अभी तक तो इन्हीं से क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए पहले पढ़ते हैं वायु परागण। क्या है भाई? वायु परागण है। पहले नंबर पे क्या है भाई? वायु परागण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एयर पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? ठीक है, ठीक है। वायु परागण क्या होता है? जब किसी एक पौधे के एक पुष्प से एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, ठीक है, वायु के द्वारा दूसरे उसी प्रजाति के किसी दूसरे, है ना, पौधे के एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपको कहलाएगी भाई वायु परागण। लिखते हैं, जब किसी एक पौधे के एक पुष्प से पुष्प के लिखिएगा, पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे के एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर वायु के माध्यम से पहुँचने की प्रक्रिया को वायु परागण कहते हैं। वायु परागण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसका जो उदाहरण है, क्या है भाई? उदाहरण है वो आपका आता है गेहूँ। क्या आता है? गेहूँ। इसके बाद आपका क्या आता है? धान।
ठीक है, हम इत्यादि लिख दे रहे हैं भाई। समझ में आ गया होगा वायु परागण किस में होता होगा। तो अगर इनके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर धान या गेहूं में किसी की भी बात करें तो कम से कम एक या दो के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। धान या गेहूं भी होता है, धान के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं। उदाहरण वाला जो एग्जाम्पल है मैं लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, गेहूं लिख देते हैं। गेहूं में वायु पर परागण, बात समझ में आ गया। गेहूं में वायु पर परागण, ठीक है, या हम कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इन अ व्हीट। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन इन अ व्हीट। ध्यान से सुनिएगा होता क्या है इसमें, ठीक है। जो दो शब्द सुन लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक को कहते हैं पूर्व उमंग परिपक्वता, नाम है पूर्व उमंग परिपक्वता, और एक का नाम है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। आप चाहें तो इसको नोट बना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले। एक होता है पूर्व जायांग परिपक्वता, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटेंडरस कंडीशन। क्या होता है भाई? प्रोटेंडरस कंडीशन। इसे कहते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन, पूरा लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ये। एक होता है प्रोटेंडरस कंडीशन, एक होता है प्रोटोगाइनस कंडीशन। ध्यान से सुन लीजिए, इसी में इसका अर्थ है। सब कठिन होता है, काफ़ी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर इसी पॉइंट से इसका अर्थ, ज़्यादातर चीज़ें जब भी आप बायोलॉजी में पढ़िए या किसी में भी चीज़ें पढ़िए, उसमें आप उसी में से उसका अर्थ या उसी तरह से कुछ निकालने का प्रयास करके उसको सीखने का, याद करने का, अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप समझ कह रहे होंगे पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व माने होता है पहले। क्या होता है? पहले। और पुमंग का मतलब क्या होता है? पुमंग का है भाई पुष्प का नर भाग। बात समझ में आ गया? और ये क्या लिखा है? परिपक्वता। परिपक्व माने होता है परिपक्व होना, मतलब कि पुमंग पहले परिपक्व होगा। अगर मैं इसको कह दूं कि नर युग्मक पहले परिपक्व होगा। बात समझ में आ गया? ध्यान से सुनिएगा। इसे कहेंगे क्या? पूर्व पुमंग परिपक्वता। यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे अब तो, ठीक है। इसको कहेंगे पहले, ये आपका जायांग, ये आपका परिपक्वता। बात समझ रहे ना? आप देख लीजिए कि जायांग पहले परिपक्व होगा, यानी कि प्रोटेंडरस। एंड्रोएसियम आपको दिख रहा है क्या? प्रो एंड्रोएसियम, प्रोटो लिखे ना, प्रोटेंडरस ना, तो एंड्रोएसियम इसमें दिख रहा है, इसमें गाइनोएसियम आपको दिख रहा होगा। प्रो एंड्रोएसियम इंग्लिश वाला है उसका, ठीक है, उमंग का, और गाइनोएसियम किसका है? जायांग का, इंग्लिश वर्ड। बात समझ में आ गया होगा? ध्यान सुनिएगा। अब आप जो है पढ़ने वाले हैं गेहूं में वायु परागण। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। जो गेहूं होता है या फिर धान होता है, ये दोनों के दोनों द्विलिंगी पौधे होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं इनमें, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प आप लोग को मैंने बता रखा होगा, इसमें नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते होंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन जब दोनों पुष्प, दोनों के दोनों नर युग्मक, ठीक है, एक ही पुष्प में पाए जाते होंगे, तो एक नर युग्मक दूसरे वाले यानी कि परागकोश से परागकण निकलकर उसी के वर्तिका पर पहुंच जाए, स्वपरागण हो जाए, ठीक है। लेकिन गेहूं में कैसा पर परागण होता है भाई? गेहूं में कैसा परागण होता है? तो पर परागण होता है। ऐसा क्यों हो गया? हमने अभी कहा कि गेहूं हो चाहे धान हो, वो सब के सब कैसे होते हैं? द्विलिंगी पुष्प होते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पुष्प में होगा। मतलब इसमें होता क्या है वो समझिएगा। जो गेहूं का पुष्प होता है, ठीक है, इसमें प्रोटेंडरस कंडीशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटेंडरस कंडीशन पाई जाती है, ठीक है।
आप परागण को समझ गए होंगे कि दो लोगों का मिलन, एक मादा वाला पार्ट, एक नर वाला पार्ट। परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, परागण क्रिया हो जाती है। यहाँ पे आपको समझ रहे होंगे दो लोग मिल रहे होंगे, बात समझ रहे ना, ध्यान से सुनिएगा। और जब ये तब मिलेंगे जब, जैसे आप मान लीजिए किसी का शादी विवाह होता है, ठीक है, किसी भी पर्सन का शादी विवाह होता है तो वो उसमें सब एज देखते हैं। सरकार ने भी तो लोगों को ये कई चीज़ें बता रखा होगा कि मान लीजिए एज लिमिट रखा है, लगा रखा है कि लड़कों की एज इतनी हो जाएगी, लड़कियों की इतनी हो जाएगी, तभी शादी विवाह होगा। जिसको उस एज में हम लोग कहते हैं कि वो काफ़ी एडल्ट हो चुके होते हैं, काफ़ी समझ बूझ सकते हैं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, काफ़ी चीज़ें बताए होंगे। तो हम कह सकते हैं जब तक दोनों के दोनों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब दोनों के दोनों परिपक्व नहीं होते हैं तब तक उनकी शादी नहीं की जाती है। वहीं पे कंडीशन है कि जो गेहूं का पौधा होता है उसमें प्रोटेंडस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटेंडस का कंडीशन का मतलब होता है दोनों पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। पुमंग में गेहूं के पुष्प में पुमंग भी पाया जाएगा और जायांग भी पाया जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या पाई जाती है, प्रोटेंडस कंडीशन पाई जाती है, यानी पूर्व पुमंग परिपक्वता। इसके पुष्प में, गेहूं के पुष्प में, ठीक है, गेहूं के पुष्प में पुमंग पहले परिपक्व हो जाएगा, जायांग बाद में परिपक्व होगा। बात समझ रहे ना, यानी कह सकते हैं कि जो एडल्ट परिपक्व कौन हुआ, नर पहले परिपक्व हो गया, मादा जो है बाद में परिपक्व होगा। तो क्या दोनों साथ साथ परिपक्व हुए क्या, स्वपरागण की घटना तो खत्म हो जाएगी ना इस तरह से। क्योंकि आप जान सकते हैं कि ऐसा समझिएगा कि एक 50 साल का, यानी कह सकते हैं एक एडल्ट मान लीजिए 25 साल का या 30 साल का व्यक्ति है, उसकी शादी जो है क्या आप 5 साल की लड़की से करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। क्योंकि एक को तो मैं एडल्ट मानूंगा लेकिन दूसरे को एडल्ट नहीं मानूंगा, एक को परिपक्व मानूंगा दूसरे को परिपक्व नहीं मानूंगा, तो क्या दोनों के साथ हम लोग नहीं करा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पुमंग जो होता है, पुमंग पहले परिपक्व हो गया तो पहले एडल्ट होगा, जायांग बाद में परिपक्व होगा तो बाद में एडल्ट होगा। तो उससे पहले या इसका वेट थोड़ी ना करेगा, तब तक तो ये बुढ़ा हो जाएगा। बात समझ रहे ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पहले परिपक्व होगा तो इसका जो है पॉलिनेशन पहले हो जाएगा, यानी इसकी शादी पहले कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं दूसरे पुष्प को खोजेगा कि नहीं खोजेगा, दूसरे पुष्प में तो हो सकता है कि इसी के साथ कोई ये कंडीशन पाया जाने वाला होगा, कोई जायांग पहले परिपक्व होती होगी। तो जहाँ पे दूसरे पुष्प में जायांग पहले परिपक्व हुई, इस वाले पुष्प में पुमंग पहले परिपक्व हुआ, ये दोनों के दोनों साथ होंगे। अब दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, परागण क्रिया संपन्न हो जाएगी। बात समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको आपको याद कर लेते हैं तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिखेंगे गेहूं एक द्विलिंगी पुष्प होता है। गेहूं एक द्विलिंगी पुष्प होता है, अर्थात इसमें नर युग्मक परागकण तथा मादा युग्मक अंडक एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, यही पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक, इसमें पूर्व पुमंग परिपक्वता पूर्व पुमंग परिपक्वता होने के कारण इसमें स्वपरागण के बजाय
पर परागण की क्रिया होती है। ठीक है, इसका नर या इसका परागकण बहुत हल्का व न चिपकने वाला होता है। न चिपकने वाला होता है, न चिपकने वाला ऐसा लिखते हैं, न चिपकने वाला यानी नॉन स्टिकी होता है। क्या होता है? नॉन स्टिकी, मतलब जल्दी से कहीं पर किसी पे जाकर के चिपक नहीं जाएगा। ठीक है, नॉन स्टिकी होता है, ऐसा लिख देता है, होता है। जबकि मादा पुष्प का वर्तिकाग्र रोमिल, जिसको हम लोग फीदरी कहते हैं, क्या कहते हैं? रोमिल होता है। ऐसा होता है, रोमिल होता है। ठीक है, इसका परागकोश बाहर की ओर निकला होता है, बाहर की ओर निकला होता है, जिससे इसमें आसानी से वायु परागण या वायु पर परागण हो सके। ठीक है, यह आपका कैसा कहलाता है? क्या? गेहूं में वायु परागण। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसके द्वारा आपको जो लिखे हैं, आसानी से वायु परागण हो जाता है। वायु परागण से जो है परागकण निकलेगा और दूसरे पुष्प के, ठीक है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वातिकाग्र पर आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार गेहूं में वायु परागण हो जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से वायु परागण प्लस उसका एक एग्जाम्पल, इतना क्वेश्चन आता है। क्लियर हुआ? एग्जाम में आपका इतना क्वेश्चन आता है। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं आप, ठीक है, आप पढ़ने वाले हैं जल पर परागण। क्या पढ़ने वाले हैं? जल पर परागण। इसको कहते हैं क्या? वाटर पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? वाटर पॉलिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? प्रक्रिया वही सब हो जाएगा, लेकिन माध्यम चेंज हो जाएगा। माध्यम क्या हो जाएगा? वाटर। बात समझ में आ गया? पानी। और इस या किन पौधों में होता होगा? जो जल में पाए जाते होंगे पौधे, उनमें ही होता होगा। और जो जल में पौधे पाए जाते हैं उनको कहते हैं जलोदभिद पौधे। कैसे, क्या बोलते हैं उनको? जलोदभिद पौधे लिखते हैं। जब किसी एक पौधे के एक पुष्प से परागकण, पुष्प के लिखेंगे, पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के, चाहे प्रजाति, उसी जाति के किसी
दूसरे पौधे के एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल के माध्यम से पहुँचने की प्रक्रिया को जल पर परागण कहते हैं। क्लियर हुआ? तो जब किसी एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर या वर्तिकाग्र पर जल के माध्यम से पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जल पर परागण कहलाएगी। समझ में आ गया? आप ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं, जल पर परागण, जल पर परागण मुख्य रूप से जल पर परागण मुख्य रूप से जलोदभिद, किसमें भाई? जलोदभिद पौधों में पाया जाता है। जलोदभिद में हमने आपको बताया कि ऐसे पौधे जो जल के अंदर या जल में रहते होंगे उनमें ये पाया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के बारे में बात कर लें तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वैलेसनेरिया, वैलेसनेरिया लिखते हैं, वैलेसनेरिया। समझ में आ गया? वैलेसनेरिया। एक और भी है जोस्टेरा, क्या नाम है? जोस्टेरा नाम है। और भी है, ठीक है, इत्यादि। जोस्टेरा, वैलेसनेरिया, जोस्टेरा, ठीक है, इत्यादि और भी होते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल में हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। फिर से एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं कि इनमें परागण क्रिया कैसे होती है। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नाम क्या है? थोड़ा सॉरी, ये आपका गलत है, वैलेसनेरिया। वैलेसनेरिया में जल पर परागण, यह आपका हेडिंग है। तो वैलेसनेरिया में जल पर परागण होता कैसे है? ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, हमने आप लोग को थोड़ा सा बस जल्दी समझा दे रहे हैं कि ये फिर से मैं पौधा बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पत्ती हो गई, ठीक है, ये आपकी फिर से पत्ती हो गई, फिर से पत्ती हो गई। मैं थोड़ा सा मैं पुष्प दिखा दे रहा हूँ, ये आपका ये भी पुष्प दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे अलग अलग दिखाना है तो मैं थोड़ा सा छोटा सा और बना दूँगा, एक तो और। बस समझ लीजिए, एक पौधा है ये, हमने दो पौधे बना रखे हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पुष्प, ठीक है। ऐसे ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। क्या होगा, ये जल के अंदर पौधे होंगे। क्या होंगे? जल के अंदर पौधे होंगे, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है, एक ही पुष्प में दो चीज़ें होगा, ठीक है, ठीक। एक द्विलिंगी पुष्प है, एक ही में क्या होगा? दो पुष्प है, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, अलग अलग दिखा दे रहे हैं हम। केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है।
ये देखिए पुष्प है, हम इसको कह रहे हैं एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प में एक नर युग्मक अलग पौधे पर पुष्प पाया जा रहा है और मादा युग्मक अलग पुष्प पर या पौधे पर पाया जा रहा है। बात समझिएगा थोड़ा सा। होता क्या है, ये जलोद्भिद वाले पौधे होते हैं जो जल के अंदर डूबे रहते हैं। बात समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, जब नर युग्मक, ठीक है, जब ये नर युग्मक परिपक्व हो जाते हैं तो ये आपका परागकोश हो गया, परागकोश फट जाता है। परागकोश फट गया तो आपका क्या होता है, जो परागकण बाहर निकल गए, परागकण बाहर निकल गए, परागकण जो होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं। ये पानी में से ये देखिए पानी के अंदर हैं ये सब, ये पौधे कहाँ हैं भाई, ये पानी के अंदर हैं, डीपली होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये पानी के अंदर हैं, याद रखिएगा। यहाँ से परागकण फटा, ये परागकोश फटा, यहाँ से परागकण निकले, चूँकि ये काफ़ी हल्के होते हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे, पानी की सतह पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, पानी की सतह पर पहुँच जाते हैं। उसी समय जो आपका जो ये वाला भाग है, ये आपको मैं मान ले रहा हूँ कि मादा पुष्प वर्तिकाग्र का, ये आपका कौन सा है, वर्तिका है, स्टाइल है। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, काफ़ी उलझी होती है एक दूसरे में। बात समझ में आ गया, काफ़ी उलझी होती है। जब ये परिपक्व होती है तो ये इसका जो है वर्तिका होती है, अनकॉइलिंग हो जाती है, जो सीधा, ये सीधा हो जाती है, खुल जाती है भाई। और जब खुल जाती है तो धीरे धीरे ये कहाँ खुलकर कहाँ पहुँचेगी, इसकी सतह पर पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी, इसकी सतह पर पहुँच जाएगी, जहाँ पे क्या है, कौन से तैर रहे हैं लोग, ये हैं परागकण। क्या है भाई, परागकण, ये तैर रहे होंगे और इसके संपर्क में जैसे ही आएंगे, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुँच गया। और यही तो आप पढ़ते थे कि नर युग्मक वर्तिकाग्र से, सॉरी, परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ पहुँच गए, वर्तिकाग्र पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से वेलेस्नेरिया में जल पर परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, इसको लिखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। वेलेस्नेरिया देखिएगा, वेलेस्नेरिया एक जलोदभिद पौधा होता है जो पानी के अंदर डूबा रहता है। ठीक, इसका परागकण बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है, तथा आप लिख दीजिए नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी मतलब किसी से चिपकता नहीं है, नॉन स्टिकी होता है, रहने दीजिए इसको, तब होता है। ठीक, मादा पुष्प में वर्तिका, जिसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टाइल, वर्तिका, मादा पुष्प में वर्तिका बहुत उलझी, हम इसको क्वाइल्ड कह रहे हैं। ठीक है, क्वाइल्ड माना एक दूसरे में लिपटा हुआ, ठीक है, क्वाइल्ड होती है। ठीक है, जब परागकोश या परागकण परिपक्व हो जाता है
परिपक्व हो जाता है तो परागकोश का स्फुटन होता है, जिससे स्फुटन कई बार समझा चुके हैं आपको, जिससे परागकण निकलकर पानी की सतह पर पहुँच जाते हैं। उसी समय वर्तिका सीधी होकर वर्तिकाग्र को पानी की सतह पर पहुंचा देती है। जहाँ वर्तिकाग्र परागकण को अपनी सतह पर ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार पानी की सतह पर जल पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। बात समझ में आ गया? ठीक है। इस प्रकार जल पर परागण की क्रिया क्या था? जोस्टेरा। जोस्टेरा में जल पर परागण, जोस्टेरा में जल पर परागण, यह भी एक प्रकार का जलोद्भिद पौधा पाया जाता है। बात समझ रहे ना? ठीक है। एक प्रकार का क्या होता है? जलोद्भिद पौधा होता है, यह पानी के काफ़ी अंदर होता है। इसका जो परागकण होता है वेलेस्नेरिया के परागकण से थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है। अतः यह जब परागकोश से बाहर निकलता है, जब परागकोश फट जाता है तो जब बाहर निकलते हैं तो पानी की सतह पर ना जाकर के पानी के अंदर ही डूब कर तैरते हैं। ठीक है। जब यह मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पे जैसे जिसके संपर्क में आएंगे, ठीक है, जब संपर्क में आते हैं तो वहाँ पे परागण क्रिया हो जाती है। इस प्रकार जल पर परागण जो होती है पानी की अंदर होती है। तो जोस्टेरा में पानी के अंदर पर परागण जल परागण होता है, जबकि वेलेस्नेरिया में पानी की सतह पर परागण होता है। समझ में आ गया? लिखा देते हैं। जोस्टेरा भी एक जलोद्भिद पौधा होता है। इसमें परागकण वेलेस्नेरिया
एलिसनेरिया के परागण की तुलना में कुछ भारी होते हैं, अतः यह परागकोश के परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर आ जाते हैं, परागकोश से बाहर आ जाते हैं और पानी की सतह के नीचे ही तैरते रहते हैं। जब यह मादा पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तब इनमें पानी की सतह के नीचे ही जल परागण हो जाता है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया वैसा ही आप लोगों ने एकदम लिखा। जोस्टेरा भी एक जलोदविद पौधा होता है। इसमें परागकण एलिसनेरिया के परागकण के तुलना में कुछ भारी होते हैं। जब भारी होंगे तो पानी परागकोश, ठीक है, अतः यह परागकोश के परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर आ जाते हैं और पानी की सतह के नीचे ही तैरते हैं। जब यह मादा पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तब इनमें पानी की सतह के नीचे ही जल परागण क्रिया समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से आपका जल परागण, वायु परागण, ठीक है, कंप्लीट होता। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो मैं उसको भी ख़त्म कर देता। ठीक है, आज के लिए इतना ही।